नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज भारतीय संविधान के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा चुका है पिछले परीक्षाओं में और आपके आने वाले परीक्षाओं में भी 100% पूछा जाएगा। तो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट क्लास करना है। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, देखिए कैग के द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन होता है उस पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति। एक चीज़ याद रखना कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा सभी साथी, नियम समिति का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नियम समिति। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, तदर्थ समिति और स्थायी समितियां। एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए, संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में या फिर भारत में एक संसद होगा, उसमें भारत के राष्ट्रपति होंगे और एक लोकसभा और राज्यसभा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति ये संसद के पास है। वृद्धि करने या घटाने की जो शक्ति है वो संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और संविधान का अगर कौन सा भाग में उल्लेखित है पूछे तो याद रखिएगा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेखित किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो देखिएगा, प्रशासनिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं, अंतर्निहित हैं, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो देखिए, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा वही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सभी, ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। इन तीनों समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। लाभ का पद परिभाषित हुआ है किसके द्वारा? तो देखिए, लाभ का पद जो है ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, इनकी नियुक्ति कौन करता है?
तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के संबोधन के आधार पर। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में नई संसदीय प्रणाली या भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप ये भी याद रखना, देखिए साथियों सबसे पहला जो संसद भवन है उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था और अभी नया संसद भवन जो बना है उसका उद्घाटन अभी 2023 में किया गया है, ये भी याद रखना। और भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में। अगला क्वेश्चन है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो देखिएगा विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो साथियों कोई भी निश्चित नहीं है, कितनों भी हो सकता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो याद रखिएगा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अगर आपसे पूछे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एकल नागरिकता प्राप्त है, यानी एक प्रकार की। राइट है ऑप्शन नंबर बी, एक। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का पूछा है, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा। और केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटर्नी जनरल केंद्र का होता है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए करेक्ट है भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो याद रखिएगा निर्णायक मत देने का अधिकार ये स्पीकर के पास होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा संसद के नाम से जाना जाता है। अगला है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो याद रखिएगा साथियों 14 दिनों में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो साथियों करेक्ट होगा प्रजातंत्र, याद रखिएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान यानी वोट देने का अधिकार प्रदान करता है, ये इसका प्रावधान प्रजातंत्र में है। अगला, नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है, किस प्रकार है? तो याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत ये बाध्य योग्य नहीं है। राइट है ऑप्शन नंबर सी। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, इन तीनों को उनके पद से हटाने का अधिकार ये संविधान में वर्णित है, लेकिन गवर्नर को नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा राज्यपाल। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, यानी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में है, याद रखिएगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा, बुलाता है भारत के राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 75 में यह उल्लेखित है संविधान के कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यानी विधानमंडल नहीं है, माफ विधान परिषद नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों देखिए, बिहार में तो है ही है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, टोटल 6 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, राजस्थान, इसके अलावा इन तीनों के अलावा देखिए, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, आपका तेलंगाना में है, पश्चिम बंगाल में है, कुल 6 राज्यों में है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? अभी मैंने आपको बताया, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो देखिए, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं भारत के मंत्रिमंडल या सचिव, ऑप्शन नंबर सी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो देखिए साथियों, विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि वह आखिरी राज्य जहां से विधान परिषद को समाप्त किया गया था तमिलनाडु था, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन याद रखना, विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था किसके समय में? तो देखिए, राइट आंसर होगा नेहरू युग में, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के समय में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो याद रखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। साथियों देखिए, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लेकिन सबसे अधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। अगला है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट आंसर होगा भारत की संसद के पास, ऑप्शन नंबर सी। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिए, राज्य विधानमंडल के पास। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो करेक्ट होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देखिए अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में, याद रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, याद रखना है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो मैंने आपको बताया 1 बार भी नहीं, यानी कभी नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और किसके परामर्श से? तो याद रखिएगा सभी साथी राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिएगा साथियों, बैंकिंग, जनगणना और बीमा का तो उल्लेख है, गैस का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो देखिए शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो देखिए सरकारिया आयोग रिपोर्ट का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो याद रखिएगा साथियों, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 के 1 में। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो देखिए करेक्ट होगा ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है? याद रखिएगा चुनाव आयोग के पास। और साथियों चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसको होता है? तो करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो देखिए राज्य सूची का विषय इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो साथियों जेल, सिंचाई, कृषि ये तीनों राज्य सूची का विषय है। सुरक्षा ये संघ सूची का विषय है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? साथियों देखिए अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रशासकीय सेवा में या प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है, यानी यूपीएससी करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आंसर देखिए भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, माफी चाहते हैं। तो देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन जो है ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो करेक्ट होगा दिल्ली का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में अनुच्छेद 263 में बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो साथियों वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग ये तीनों ही वित्त आयोग का अंग है। जैसे कि देखिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। लेकिन योजना आयोग का गठन के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। हालांकि योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कब? तो करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगला है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, जो कि 1909 में ये पेश हुआ था।
अगला है संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो करेक्ट है 29 अगस्त 1947 को। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अभी मैंने बताया था कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? तो याद रखिएगा हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन नंबर सी। भारत की संप्रभुता ये किस में निहित है? तो याद रखिएगा भारत की जनता में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गया था? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा कनाडा की प्रेरणा पर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार यह किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 4 का ए में या क में वर्णित है। और याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर होगा रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो साथियों अनुच्छेद 300 का क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 312 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का और अनुच्छेद 338 का ए के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है भारत के संसद को, ऑप्शन नंबर सी। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, याद रखिएगा, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो राइट आंसर है 1961 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है? तो यह एक क्या है साथियों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में?
तो अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर ए। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया है? तो देखिए शराबबंदी जो है ये संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो साथियों धारा 47 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही में बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।